ओके, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अप्लाइड कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम बात करेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर हम दिखने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी की कौन कौन सी थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज कैसे एक्सप्लेन करती हैं और कैसे डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, और जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी है क्या बेसिकली, फिर डिविडेंड पॉलिसी के डिफरेंट टाइप्स या एस्पेक्ट हैं वो क्या है, और कंपनियां डिविडेंड पॉलिसी को कैसे डिजाइन करती हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि डिविडेंड बेसिकली है क्या। ये आपका पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी है जो एक शेयर होल्डर को कंपनी देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड से मुराद वो क्या है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली कंपनियां अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती हैं, एनुअल एजीएम पे डिसाइड करती हैं, और डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर में। और प्रॉफिट बेसिकली क्या है, जो कंपनी का ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू है उनकी कॉस्ट है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन होते हैं? वो लोग जो कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं या पार्शियल ओनरशिप होती है जिनके पास। तो डिविडेंड जो है बेसिकली क्या है, ये एक किस्म का रिवॉर्ड है, जो कि रिवॉर्ड जो है कंपनी शेयर होल्डर को देती है। और ये जो रिवार्ड है, ये रिवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, हर कंपनी इसको डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करती है। अब इसमें जो एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर हमारी क्या जो ख्वाहिश या फोकस होना चाहिए, ये फोकस होता है वी वांट आवर रिटर्न इन अ मैक्सिमम, और हम अपने रिटर्न को मैक्सिमम चाहते हैं। और जो कंपनी है वो जो डिविडेंड के थ्रू या शेयर के थ्रू जो अकमुलेट करती है कैपिटल या फाइनेंसिंग करती है, डेट फाइनेंसिंग करती है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो जो डिविडेंड है ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर को मिलता है आफ्टर 1 ईयर या डिसाइड टाइम पीरियड के लिहाज से। और एज ए इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि हमारा, एज ए शेयर होल्डर हम चाहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू या हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। और कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी वांट टू ग्रो इन अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड ज्यादा देती रहती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली देती रहती है, तो इसका मतलब है कंपनी को अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए या तो इसको शेयर इशू करने पड़ेंगे या इनको डेट अगेन लेना पड़ेगा। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां डिविडेंड भी वापस करती हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती हैं, उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। और जिस रेट, अगर वो 100 रुपया प्रॉफिट कमाती हैं, 100 में से 50% अब डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे देती हैं, और 50% जो है वो रख लेती हैं अर्निंग के तौर पर। उससे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो जो 50% है वो आपका क्या है? रिटेंशन रेट है। तो रिटेंशन रेट के मुराद क्या है कि वो रेट जो कि आप अपने डिविडेंड में से रख लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कर लेते हैं। तो ये तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है डिविडेंड का वो क्या है। उसके बाद ये, जैसे मैंने पहले बताया कि डिविडेंड जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को भी इफेक्ट करता है पॉलिसी जो है, और शेयर होल्डर की वेल्थ को भी इफेक्ट करता है। अगर आपका रिटेंशन रेट ज्यादा है, इसका मतलब है यू आर पेइंग लेस टू योर शेयर होल्डर। अगर आपका रिटेंशन रेट कम है, इट मीन दैट यू आर पेइंग मोर टू योर शेयर होल्डर। तो अगर आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है, कम पे कर रहे शेयर होल्डर की वेल्थ जो डिक्रीज हो रही है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है उसके अंदर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग को। उसके बाद जो डिविडेंड पे आउट होता है, इसमें डिफरेंट मैनर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट की रेशो रखी होती है, कुछ प्रॉफिट वो रख लेते हैं, कुछ प्रॉफिट वो दे देते हैं एज अ डिविडेंड के फॉर्म में। तो वो दोनों फॉर्म रखते हैं। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट रेट या रेशो रख सकती है। यानी कि एक कंपनी है वो 50% रोटेशन रख सकती है, एक कंपनी है वो 60% रोटेशन रखती है, एक कंपनी 70% रोटेशन रखती है। तो कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। उसके बाद आगे जैसे मैंने बताया है कि जो वैल्यूएशन होती है, जो उसको मैक्सिमाइजेशन करते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करते हैं। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ को और कंपनी की वैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं करती। यानी कि जो डिविडेंड डिसीजंस हैं वो अफेक्ट नहीं करते शेयर होल्डर की वेल्थ को और फर्म की वैल्यूएशन को। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है? वो बताता है कि आप जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर और की वेल्थ और वैल्यूएशन जो है आपके
डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन पे डिपेंड करती है या उसे अफेक्ट करती है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन जो है अफेक्ट नहीं करता शेयर होल्डर की वेल्थ को, फर्म की वैल्यूएशन को, और एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है अफेक्ट करता है। अब ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट को हम मोर प्रिसाइजली अगर कहें, वो स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि आपका डिविडेंड डिसीजन जो है या डिविडेंड पॉलिसी जो है अफेक्ट नहीं करती शेयर होल्डर की वेल्थ को और वैल्यूएशन ऑफ फर्म को, उससे हम कहते हैं द इररेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड आर थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। जो थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस है ये हमें बताती है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजंस हैं वो अफेक्ट नहीं करते शेयर होल्डर की वेल्थ को, फर्म की वैल्यूएशन को। और इस तरह की एक थ्योरी हमने भी ऑलरेडी डिस्कस दैट एमएम थ्योरी, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। सेकंड नंबर पे जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि आपके डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट करते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ को और फर्म की वैल्यूएशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड या रेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड इसको बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। अब थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस में इसमें हम दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। पहले इसमें है थ्योरी रेजिडुअल थ्योरी। रेजिडुअल थ्योरी क्या बताती है, हमें ये बताती है कि आपका जो डिविडेंड डिसीजन है वो अफेक्ट नहीं करता शेयर होल्डर की वेल्थ को या प्राइस ऑफ शेयर को, और इसीलिए ये फर्म की वैल्यूएशन के लिए इररेलेवेंट है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये थ्योरी हमें बताती है जो डिविडेंड डिसीजंस हैं ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट नहीं होते, फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट नहीं होते। जब पार्ट नहीं होते इसका मतलब है कि अर्निंग जो अवेलेबल होती है बिजनेस के अंदर, जो अर्निंग जिसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, उनको री इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। यानी कि जो फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं वो पार्ट नहीं होता किसका, डिविडेंड डिसीजंस का। और ओवरऑल जो वो कहते हैं कि कंपनी की जो फंड है अगर उनको जरूरत नहीं है कंपनी को फॉर फ्यूचर कैपिटल, फॉर वेंचर कैपिटल या री इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर उनको जरूरत नहीं है तो वो क्या करते हैं, लोगों के दरमियान, शेयर होल्डर के दरमियान डिवाइड कर देते हैं। और इस तरीके से जब वो डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब है वो जो डिविडेंड है और रिटेन अर्निंग है वो रेजिडुअल डिसीजन बन जाता है। इसीलिए इसको थ्योरी को कहते हैं रेजिडुअल थ्योरी। रेजिडुअल नॉर्मली कहते हैं बचा हुआ, या इसको इकोनॉमेटिक टर्म में कहते हैं एरर, या आपके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस भी कहते हैं, या आपके एक फैक्टर ने किसी को एक्सप्लेन किया और जो रिमेनिंग फैक्टर है उसको भी रेजिडुअल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिडुअल से मुराद क्या है कि आपके फंड जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या रखने के लिए जरूरत नहीं होती, फाइनेंसिंग डिसीजंस के साथ पार्ट नहीं होते, इसलिए ये क्या है, डिसीजन है, रिटेन अर्निंग का डिसीजन जो है वो रेजिडुअल है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजिडुअल थ्योरी। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है डिविडेंड की वो अफेक्ट नहीं करती शेयर होल्डर की वेल्थ को और फर्म की वैल्यूएशन को, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। सेकंड जो अप्रोच हमारे पास जो है उसको वी ऑल डिस्कस दैट एमएम थ्योरी, मॉडगलानी एंड मिलर अप्रोच। और ये कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी जो है आपकी अफेक्ट नहीं करती किसको, ना मार्केट को के प्राइस ऑफ शेयर को, ना फर्म की टोटल वैल्यूएशन को। और ये कहते हैं कि टोटल जो सम होता है वो बराबर होता है, यानी कि डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। उसका प्रोपोर्शनल चेंज होता है, यानी कि डेट अगर ज्यादा हो रहा है तो इक्विटी कम हो रही है, लेकिन टोटल जो एग्रीगेट है, जो टोटल सम है, उसका टोटल वैल्यू ऑफ जो फर्म है वो इक्वल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये बेसिकल कॉन्सेप्ट जो एमएम थ्योरी का। अब इस एमएम थ्योरी के डिफरेंट अजम्पशंस हैं कि मार्केट परफेक्ट होती है, इन्वेस्टर रिलेशन रैशनल होता है, अक्लमंद है, वो डिसीजन ले सकता है, सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट नहीं है, यानी कि आप जब ट्रांसफर करते हैं, पैसे निकालते हैं, लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। उसके अलावा जो मार्केट की प्राइस शेयर को अफेक्ट नहीं करती है, टैक्स नहीं है, और उसके अलावा जो पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो रिजिड है, वो उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते। और उसने कहा था रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बाद में वो रिस्क वाला जो फैक्टर निकाल दिया गया था। लेकिन ये वो अजम्पशन है जिन अजम्पशन की बेस पे ये थ्योरी वर्क करती है कि टोटल जो आपकी वैल्यूएशन है वो इक्वल टू होती है किसके, डेट प्लस इक्विटी फाइनेंसिंग। लेकिन जो टोटल के अंदर चेंज नहीं होता, अलबत्ता प्रोपोर्शनल चेंज होता है। जैसा कि हमने पाई बनाया था, सर्कल बनाया था कि अगर आपके पास 50% जो है वो डेट है, 74% जो है इक्विटी है, तो आप अगर 60% इक्विटी कर लेते हैं, 40% डेट कर लेते हैं,
लेकिन जो टोटल पाई है या टोटल वैल्यूएशन फर्म है वो सेम रहती है और वो अफेक्ट नहीं करती, इसलिए से बोलते हैं। अब ये इसका जो मेन आर्गुमेंट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं कि आपकी जो वैल्यूएशन रिजल्ट आता है और डिविडेंड पेमेंट के दरमियान वो ऑफसेट कर देते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस के अंदर जो डिक्लाइन आया है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के साथ उसको डिक्रीज कर देते हैं और ओवरऑल जो चेंज है पाई के अंदर वो नहीं होता, यानी कि ये टोटल वैल्यूएशन ऑफ फर्म में वो चेंज नहीं होती, प्रोपोर्शनल चेंज होता है और प्रोपोर्शनल चेंज जो है वो अफेक्ट नहीं हो, वो अफेक्ट होता है लेकिन टोटल जो है वो अफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि आपके पास फार्म अपॉर्चुनिटी है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर के दरमियान, एडिशनल फंड वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ले लेती है। अब इससे क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज से लेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करेगी, तो ये वाला जो डिसीजन है वो अफेक्ट नहीं करेगा टोटल वेल्थ को, और जो शेयर होल्डर को वो गेन देगी या डिविडेंड देगी वो न्यूट्रलाइज कर देगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के साथ, तो अफेक्ट नहीं होगा टोटल के ऊपर। इसी जो इसकी अजम्पशन है यही इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि मार्केट परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट मार्केट क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी उसमें आ सकता है। डिमांड फोर्सेस जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड सप्लाई प्राइस को डिटरमिन करती हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर होती है, टैक्सेस भी होते हैं, और जो फर्म की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होती वो चेंजेबल होती है, फिर ब्रोकेज फीस है, पे फीस है, लीवी फीस है, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट फीस है, वो भी अकर होती हैं, और जो शेयर होल्डर हैं वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं करंट इनकम को एज कम्पेयर टू फ्यूचर गेन्स पे नॉर्मली। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है सारे। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट पे आते हैं, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। तो थ्योरी ऑफ रेलिवेंस के जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें यहाँ पे जो गॉर्डन है, जॉन है, जेम्स वॉल्टर है, रिचर्डसन है, डिफरेंट है इनके, डिफरेंट थ्योरी प्रोवाइड की, लेकिन यहाँ पे हम मेयर जो गॉर्डन एंड जो वॉल्टर की थ्योरी को एक्सप्लेन भी करेंगे वो क्या है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो डिविडेंड है ना, ये बेसिकल सिग्नल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को कि जो डिविडेंड कंपनी दे रही है वो कंपनी ग्रो कर रही है, और वो डिविडेंड जो है ग्रो कर रही है, और यहाँ पे इन्वेस्टर जो फर्म के लिए आसे प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल जाता है और दे वांट टू मोर इन्वेस्ट इन दैट, और ये सिग्नल जो है डिटरमिन करता है किसको, डिविडेंड डिसीजन के जरिए। तो वो कहते हैं कि जो डिविडेंड डिसीजन है ये एज अ सिग्नल जाता है इन्वेस्टर को टू इन्वेस्ट मोर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ उसको स्टिमुलेट करता है टू मोर इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके से डिविडेंड डिसीजन जो है अफेक्ट करते हैं किसको, शेयर होल्डर की वेल्थ को, फर्म की वैल्यूएशन को। तो इसी में कहते हैं हैंस डिविडेंड डिसीजन बिकम्स रेलिवेंट। तो ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। अब इसमें सबसे पहले जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें यहाँ बताया गया कि फर्म डिविडेंड पे कब तक करती है, तब तक पे करती रहती है जब तक वो कंपेयर करती है कि उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसने बाय किया है या उसने शेयर होल्डर को दिया है उससे ज्यादा उसको मिलता रहे। और अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, दो थ्योरीज की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वाल्टर अप्रोच है, गोल्डन अप्रोच है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विद द वाल्टर अप्रोच। वाल्टर अप्रोच ये भी इसका उस डॉक्ट्राइन जो है, उस फिलॉसफी का फॉलोअर है कि डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट करते हैं फर्म की वैल्यूएशन को। इसमें दो चीज़ों का इम्पैक्ट है, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न आपको मिलता है, और एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है जो आपने शेयर होल्डर से लिया है, एज ए बॉन्ड लोन लिया है, एज ए स्टॉक लोन लिया है, या आपने बैंक से लिया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये दोनों डिटरमिन करते हैं अल्टीमेट ऑफ गोल को, किसको डिटरमिन करते हैं, चेंज करते हैं वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर को, फर्म की वैल्यूएशन को भी। अब इसके तीन डिफरेंस हो सकते हैं, या तो आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, सेकंड केस में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और थर्ड केस में बराबर हो सकता है। पहले केस में जब आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उस केस के अंदर आपके पास क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, आपके पास अर्निंग ज्यादा है, और अर्निंग ज्यादा होने की वजह से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो आप ज्यादा पे आउट करते हैं, और इट मीन दैट योर फर्म जो है वो ग्रो कर रही है और ऑप्टिमल पे आउट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब तक आप क्या है डिविडेंड देते रहेंगे। रेसिप्रोकल केस में अगर देखें तो जब आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा और कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, देन यू डोंट री इन्वेस्ट और टेक इट। तो अब तो आप क्या करेंगे, तब आप 100% जितना भी वो आपका अर्निंग्स होंगी डिविडेंड की उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
क्योंकि आप अगर रिटेन अर्निंग को रखते हैं तो यू नीड टू पे मोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू योर अर्निंग मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से ज्यादा जो रेट इंटरनेट रेफरेंस से ज्यादा जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करेंगे, सो यू आर पेइंग मोर इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू योर इन्वेस्ट एंड यू आर गेटिंग मोर प्रॉफिट। तो इसलिए आज इस केस के अंदर आप डिविडेंड जो है वो रिटेन अर्निंग जो डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबके साथ। थर्ड केस जो है अगर दोनों बराबर हो जाए तो फिर वो शेयर होल्डर की वेल्थ को या उसको अफेक्ट नहीं करेगी, तो वो थर्ड केस में आ जाता है, तो फिर वो क्या है, इररेलेवेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली सिनेरियो है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, फर्म की वैल्यूएशन को, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करते हैं या मिनिमाइजेशन करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन आर बिकम रेलिवेंट। तो ये बेसिकल थ्योरी। इसके बाद आप इसके कुछ assumptions हैं जिसके ऊपर थ्योरी वर्क करती है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं हो सकते। हालांकि इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि इंटरनल रेट ऑफ चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। अर्निंग जो है और डिविडेंड जो चेंज नहीं होता, वैल्यू डिटरमिनेंट होता है चेंज, ये भी इसमें क्रिटिसिज्म है। तो फर्म जो है हैज अ लॉन्ग लाइफ, तो ये भी डिपेंड करता है कि काम है, स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं कि अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्राइस कैलकुलेट करनी है अपने शेयर की विद रिस्पेक्ट टू वाल्टर अप्रोच, तो आपने क्या करना है, डी इज अ डिविडेंड, जो इनिशियल डिविडेंड पर शेयर आपको मिल रहा है, के ई जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पे कर रहे हैं, और जी जो है ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग है, कितने रेट होगा। तो इससे आप प्राइस डिटरमिन करते हैं, किसकी, शेयर होल्डर की प्राइस को, इक्विटी प्राइस को डिटरमिन करते हैं। उसके बाद ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया इसके जो क्रिटिसिज्म है। अब नेक्स्ट जो आ गया था गोल्डन अप्रोच। गोल्डन अप्रोच और इस अप्रोच के अंदर थोड़ा सा फर्क ये होता है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि फर्म इज यूजिंग इक्विटी, फर्म्स हैं सारी, डेट फर्म नहीं है, सारी इक्विटी फर्म्स हैं, और एक्सटर्नल यूज भी नहीं कर सकते फर्म, और रिटेन अर्निंग को भी सोर्स एज अ री इन्वेस्टमेंट पेमेंट ग्रुप रखा जाता है। तो इस लिहाज से तो ये क्या है, डिविडेंड डिसीजन बिकेम रेलिवेंट हो जाता है। अब इसमें और जो वाल्टर अप्रोच में डिफरेंस ये है कि वो बात करते हैं सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं जो रिटेंशन रेट है, रिटेंशन रेशो है, वो डायरेक्टली लिंक करती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, और वो दोनों मिलकर डिटरमिन करते हैं आपकी ग्रोथ को। यानी कि जो G इज इक्वल टू बी आर है, बी इज अ रेशो, रिटेंशन रेशो जो आप रिटेन अर्निंग कर रहे हैं उसकी रेशो कितनी है, और आर इज अ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि जी, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट और ज्यादा रेट से इन दोनों से हो, तो फिर आपको रिटेन अर्निंग जो मिलती है। और अगर के जो है आपका कैपिटल वो ज्यादा हो, किससे, रिटेंशन रेट प्लस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रेशो से, इसका मतलब है कि योर फर्म इज ग्रोइंग। और इस केस में भी वो एज्यूम करता है कॉर्पोरेट टैक्स नहीं। अब इसमें भी प्राइस वैसे ही कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें सिर्फ टाइम इन्वॉल्व है। D1 जो टाइम पीरियड है, डिविडेंड प्राइस फॉर दिस टाइम पीरियड, D0 जो है लास्ट ईयर प्राइस, और G ग्रोथ रेट उसी तरीके से है आपकी, और K जो है वो आपकी रिटेन अर्निंग है। तो इस तरीके से आप जो कैलकुलेट करते हैं, जो भी पिछले साल की प्राइस होगी प्लस 1 प्लस G ग्रोथ रेट, और डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट के साथ। तो इस तरीके से आप गोल्डन बेसिस जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म है, वैल्यूएशन ऑफ प्राइस शेयर होल्डर है, शेयर की होल्डर की प्राइस या शेयर की प्राइस कैलकुलेट करें। उसके बाद इसके जो रिवाइज मॉडल के अंदर उसने यही किया था, उसमें सिर्फ एक जो पॉइंट इनकॉर्पोरेट किया था वो क्या था, रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिवाइज करके इन्वॉल्व कर लिया था। बाकी उसने मॉडल वही रखा, यानी कि क्योंकि वो कहते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी जो है वो अफेक्ट करती है, वेरिएबिलिटी बताती है अमंग एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल रिटर्न्स के दरमियान। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड जिस तरह कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि बताते हैं कि डिविडेंड देना है आपने नहीं देना, या कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना शेयर होल्डर को, और कब देना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। फैक्टर जो डिटरमिनेट करते हैं, इसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। इसमें यहाँ पे लीगल, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स है, मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, एज ऑफ कंपनी है, ऑनर ऑफ कंस्टिट्यूशन है, उसके अलावा फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इन्फ्लेशन है, टैक्स पॉलिसीज है, स्टेबलाइज जो डिविडेंड्स हैं, जो री रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो लॉट ऑफ फैक्टर विच आर गोइंग टू अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस। अब लास्ट में हमें बात करनी है कि डिविडेंड की टाइप, डिविडेंड पॉलिसीज है उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी पॉलिसी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है, सेकंड जो इर्रेगुलर है,
थर्ड स्टेबल है और तीसरी है नो डिविडेंड पॉलिसी। तो लेट्स स्टार्ट विद रेगुलर। रेगुलर वन क्या है? रेगुलर के अंदर क्या है कि आप यूजुअल रेट जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके ऊपर आप डिविडेंड रेगुलरली पे आउट कर रहे हैं, तो वो आपका जो रेगुलर हर साल आप 5%, 10%, 15%, 20%, जो भी आपने यूजुअल रेट डिफाइन किया है उसके ऊपर आप डिविडेंड लगातार दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की। और वो कंपनी के प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रही है, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर का, और वो हेल्प आउट करती है कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रो फाइनेंसिंग के लिए और ज्यादा इजियर फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है, दे आर पेइंग द डिविडेंड रेगुलर बेसिस। और ये बेसिकली ये भी डिटरमाइन करता है कि इसकी जो मार्केट शेयर वैल्यू है इस स्टॉक की या इस कंपनी की वो अच्छी है। सेकंड आता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसका मतलब ये कि जो भी आप डिविडेंड दे रहे हैं उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं कर रहे, उसकी वेरिएबिलिटी नहीं है, यानी कि जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है और जो आप दे रहे हैं उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, उसकी वोलेटिलिटी कम है। तो वो आप अगर ऐसा है चेंज नहीं है तो उसका मतलब वेरिएंस का कम है, जब वेरिएंस कम है स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब है कि आपका जो डिविडेंड पॉलिसी वो स्टेबल है, यानी कि आप एक रेंज में रह रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं लेकिन आप उसमें वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये भी बताती है कंपनी कॉन्टिन्यूसली काम करती है, स्टेबलाइज है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, जो फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा होगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा इकोनॉमी के अंदर, और ये परमानेंटली एक सोर्स लिविंग हुड है टू मैनी इन्वेस्टर जो देती है। उसके बाद इरेगुलर जो बिहेवियर है इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट कंपनीज होती हैं और कंपनीज जो है वो डिविडेंड कभी देती हैं, कभी दे दिया, कभी कम दे दिया, कभी ज्यादा दे दिया, कभी 10% दे दिया, कभी 20% दे दिया, कभी दिया नहीं। तो इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसे इरेगुलर बिहेवियर पैटर्न होता है। और ये क्या करता है, इसका मतलब है कि उस कंपनी की अर्निंग सर्टन नहीं है, वो चेंज होती रहती है, उसका बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, और उसकी जो एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो लिक्विडेशन उनकी अच्छी नहीं है, लेस लिक्विड है। उसके बाद क्या है, वो अफेक्ट करती है किसके ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर। सो दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, आर दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। तो ये है। उसके बाद लास्टली हमारे पास है कुछ कंपनियां हैं वो डिविडेंड देने की पॉलिसी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर, दे डोंट हैव अ वर्किंग कैपिटल, देयर ग्रोथ इज नॉट स्टेबल, they don't have funds, they don't grow, they are not able to expand their business। तो इस तरह के they are not able to pay back, in other word। तो इस तरह की जो पॉलिसी है नो डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद कंपनी डिविडेंड किस तरह देती है, या वो कैश फॉर्म में देती है, या बॉन्ड फॉर्म में देती है, या स्टॉक को डिवाइड करके देती है। तो वो आपको 3 तरीकों से जो डिविडेंड दिया जाता है, इससे और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो मेन 3 जिससे हम करेंगे, कैश डिविडेंड आपको कैश में दे दे, स्टॉक बॉन्ड डिविडेंड बॉन्ड दे दे, या आपको नए स्टॉक्स इशू कर दे। तो इसमें बोनस वर्सेस स्टॉक स्प्लिट जो है, बोनस स्प्लिट क्या होता है कि आपकी अर्निंग को कम्युलेट करते रहते हैं, करने के बाद शेयर होल्डर को डिविडेंड फॉर्म में या कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल फॉर्म में और दे देते हैं प्रोपोर्शनेट के लिहाज से, उसे बोनस इशू कह देते हैं। या कंपनी ऐसा करती है कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती रहती है और उसको डिक्रीजिंग रिजर्व प्रॉफिट देती रहती है, और शेयर होल्डर जो है वो बोनस गेट करता है अपने डिविडेंड के कंपोजिशन पे, यानी कि आपका डिविडेंड नहीं दिया, आपको डिविडेंड आपका रख लिया, लेकिन उस डिविडेंड के ऊपर आपको बोनस जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है किसकी, शेयर होल्डर की दे दी आपके नंबर ऑफ शेयर के प्रोपोर्शनेट के लिहाज से। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है कि आप कंपनी के स्टॉक पहले कहते हैं कि 10 हैं, फिर आप उन्हीं को 10 कहते हैं ये 100 हैं, यानी कि पहले आपका एक शेयर 100 रुपए का, फिर आप इसे जोन करते हैं नहीं अब ये एक शेयर की बजाय 10 शेयर 10,000 रुपए के, तो उसे आप स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने से क्या फायदा होता है, तो शेयर होल्डर की जो डाइल्यूट हो जाती है ऑनरशिप, लेकिन उनको प्रोवाइड करते हैं न्यू शेयर्स एज अ लो रेट और प्रोविडेंस दी जाती है। तो ये इस तरीके से वो कंपनी जो है स्प्लिट करती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जब शेयर स्प्लिट करते हैं शेयर की प्राइस कम हो जाती है, पहले 100 रुपए का अब 10 रुपए का, तो छोटे इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं लो प्राइस के ऊपर, और ये प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर भी है, और ये बताता है कि कंपनी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और जो इन्वेस्टर उनको रश नहीं होता, दे आर नॉट इन रश के स्टॉक को बाय कर लें लो रेट पे, ना रेट कर लें। तो इस तरीके से जो बेनिफिट्स। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट डिविडेंड पॉलिसी।